लाइट मजा लाइट खूब लगी। हेडिंग लगाएंगे आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज क्या होती है? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मतलब फैल जाती हैं या बिखर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखा है वर्चुअल इमेज। इमेज का मतलब होता है एक तरीके की फोटो। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपके पास मोबाइल रहता है ना, उसमें एक इमेज का फोल्डर होता है कि नहीं होता है ना? तो वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब ऐसा होगा, मतलब आपको दिख रहा होगा कि बना है, लेकिन वास्तव में नहीं होगा, इसीलिए इसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ाया पिछले वाले वीडियो में परावर्तन प्रकाश का पढ़ाया। इसके अगले जो ये प्रकाश का परावर्तन जब खत्म हो जाएगा तो हम आपको अपवर्तन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश का दो ही तरीके से होता है प्रकाश का, तो फिर परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पश्चात बिखर जाती है, मतलब कोई भी प्रकाश किरण अगर बिखर जाती है, अगर फैल जाती है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ये जा रही है। ठीक है, ये कोई एक दर्पण लगा है, प्रकाश की किरण इधर गई। ठीक है, और जब उस तरफ पार करी तो भी बिखर गई। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गई। ठीक है, ये सीधी जा रही थी प्रकाश की किरण, ये ऐसे ऐसे बिखर जाती है, फैल जाती है। ठीक है, या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये आपको आगे सब समझ में आएगा। अभी चाहे तो आप इसे केवल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा आगे समझ में आएगा, जो हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब प्रकाश की किरण कैसे फैलती है। ठीक है, तो इसे इसे प्रतिबिंब को वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? सीधा होता है। ये क्वेश्चन या एक नंबर बन सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। और इसे कहां पर प्राप्त कर सकते हैं? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें होती नहीं है, फिर भी उसे हम पर्दे पर दिखाते हैं, जैसे कि वो क्या नाम, रिफ्लेक्शन के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज हम लैपटॉप में चला रहे हैं, मोबाइल में चला रहे हैं। ठीक है, और उसको हम फोटो द्वारा इस पर बोर्ड पर भी दिखा सकते हैं, वो होता है रिफ्लेक्शन द्वारा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वो वास्तव में नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अपनी परछाई, जो परछाई होती है वो आभासी होती है। ठीक है, उसे ना तो पकड़ सकते हैं और ना ही उसे बंद कर सकते हैं परछाई को, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लगाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। मतलब रियल फोटो क्या होती है, आप इसे देखते हैं। किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किस जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो आपको आगे समझ में आएगा जब हम आपको उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। जब जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये अभिलंब है, या ये प्रकाश की किरण गई और ये यहां से मुड़ गई और एक इधर से आई, और ये परावर्तन के पश्चात जहां पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वहां पे क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये आपको आगे समझ में आएगा अभी जब हम आपको प्रतिबिंब बनाना समझाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में एक दूसरे के काटने के पश्चात बनता है। ठीक है, ये कौन कौन दर्पण में बनता है? ये उत्तल दर्पण में बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। एक बार और देख लेते हैं। ठीक, आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं या फैल जाती हैं या बिखर जाती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब या आती हुई किरण प्रतीत होती, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब
हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम अभी बताते हैं आपको बनाना। हेडिंग लगाएंगे दर्पण। दर्पण का मतलब होता है मिरर। ठीक है, मिरर क्या होता है, जिससे हम अपना मुंह देखते हैं जिस शीशे में, उसे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है, और उसी का नाम होता है मिरर, इंग्लिश में कहते हैं उसी को मिरर। तो दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, इसे समझते हैं। ठीक है, अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, कोई चिकना तल, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या है, किसी एक कोई समतल कांच है, प्लेन कांच, तो प्लेन कांच है जिसमें हमें आर पार दिखता है जिसमें, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक तल पर क्या करेंगे, इस पे कलई कर देंगे या पॉलिश कर देंगे, तो एक तल को क्या बना दिया जाए, परावर्तक तल, जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिरर या शीशा भी कहते हैं लोग। ठीक है, क्या कहते हैं, शीशा कहते हैं। तो मिरर क्या होता है, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश करके, एक पृष्ठ में क्या करना है, पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक तल बना दिया जाए, तो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है या मिरर कहलाता है। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपसे एक नंबर पूछे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्या बताएंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। ठीक है, इसमें क्या है कि समतल दर्पण तो मैंने ये लिखा था, गोली दर्पण 2 प्रकार के और होते हैं। ठीक है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण, यदि किसी समतल कांच के प्लेट के एक और कलई की जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। मान लीजिएगा कोई एक समतल कांच है, ठीक है, ये एक समतल कांच है, आप देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई एक समतल कांच है ये, और हमने एक और क्या कर दी, कलई कर दी, ये मैंने कर दी कलई या पॉलिश। ठीक है, ये मैंने क्या कर दी नीचे की ओर, कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश। ठीक है, तो एक इसमें क्या लिखा, एक पृष्ठ पर पॉलिश करके, एक प्लस पृष्ठ पर मैंने क्या कर दिया, कलई या पॉलिश कर दी, और दूसरे पृष्ठ को मैंने क्या बना दिया, चमकदार तल, ऐसे ही रखा, चमकदार तल। ठीक है, दूसरी तरफ को चमकदार तल, तो ये इसे क्या हो जाएगा, परावर्तक तल, या ऐसे हम कह सकते हैं, कौन सा तल, परावर्तन तल, परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण। अब अगली हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए कांच ऐसा कटा है, कोई ऐसा कटा है, तो ये कौन से दर्पण है, ये गोली दर्पण है। अगले हम पढ़ेंगे गोली दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, दर्पण क्या होता है, मिरर। मिरर का मतलब होता है इमेज। ठीक है, कोई नहीं, मिरर दर्पण होता है शीशा, सॉरी इमेज नहीं होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का होता है। ठीक है, दर्पण मतलब मिरर मतलब शीशा, जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, या तो फिर या जिससे हम कंघी करते हैं उसमें देख करके, तो उसे हम कहते हैं दर्पण या मिरर। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक तरफ आपने देखा होगा उसमें पॉलिश होती है। ठीक है, तो उसमें लिखा है, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक समतल दर्पण होता है और गोली दर्पण होता है। ठीक है, मैंने आपको समतल दर्पण पढ़ा दिया, अब पढ़ाएंगे गोली दर्पण। इसको एक बार वीडियो रोक करके लिख ले तब तक। अगली हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण के प्रकार।
आपको मैंने इससे पहले बताए थे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार कौन कौन से थे? एक समतल दर्पण था और एक गोली दर्पण था। कौन कौन से दर्पण थे? एक समतल दर्पण था, एक गोली दर्पण था। समतल दर्पण में क्या होता था, कोई समतल कांच लेंगे या समतल कांच लेंगे और उसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे या पॉलिश कर देंगे और एक तल को परावर्तक तल बना देंगे। उसे हम समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते थे। ठीक है, समतल दर्पण या प्लेन मिरर, इंग्लिश में प्लेन मिरर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अब दोनों दर्पणों को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, इंग्लिश भी साथ में याद रखेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या लिखा है? वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई हो, ठीक है, तथा परावर्तन तल दबे हुए तल पर होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये कौन सा दर्पण बना हुआ है? ये बना है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। इसके बाद में इस परिभाषा को लिखेंगे। इसके बाद में हम ये चित्र बनाएंगे इसके नीचे, परिभाषा के नीचे, है ना। तो इसमें क्या है, उभरे हुए सतह पर क्या होती है? कलई या पॉलिश होती है। ये लिखा है कलई या पॉलिश होती है। और दबे हुए तल या अंदर की तरफ परावर्तन तल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या है, उभरे हुए सतह पर कलई या पॉलिश होती है, अंदर की तरफ या दबे हुए तल पर परावर्तन तल होता है, तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा होता है उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसे उभरे हुए तल पर परावर्तन तल होता है, अंदर की तरफ या दबे हुए तल में कलई या पॉलिश होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखी है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई तथा परावर्तन तल उभरे हुए सतह पर होता है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जो परावर्तन तल है, ये उभरी हुई सतह है, ये निकली हुई सतह है, तो यहाँ पे कौन सा तल है? परावर्तन तल है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कलई या पॉलिश अंदर की तरफ होती है और उभरा हुआ तल बाहर की तरफ होता है। एक बार मेरे साथ आप लोग याद करेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर कलई या पॉलिश होती है तथा परावर्तन तल अंदर की तरफ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वे गोली दर्पण, इसकी परिभाषा याद करेंगे, वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर परावर्तन तल तथा दबे हुए तल या अंदर की तरफ कलई या पॉलिश होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आप इसे एक बार स्क्रीन को रोक कर इसे आप नोट कर लें। अगली हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। जो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा है, उनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये पेपर में आती नहीं है, लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है। इनके बगैर काम नहीं चलेगा फिजिक्स में, ठीक है। लगभग ये नहीं पूछी जाती है, लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है और एक नंबर पूछ भी ली जाती है। हम बताएं कहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव, हेडिंग लगाएंगे दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोली दर्पण होता है, उसके परावर्तन तल के मध्य बिंदु को, मान लीजिए मैंने एक गोली दर्पण लिया है, कोई एक गोली दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये मैंने लिया है। इसके परावर्तन तल, अवतल दर्पण का परावर्तन तल कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होते हैं? वे गोली दर्पण
जिनके उभरे हुए सतह पर कलई तथा परावर्तन तल अंदर की तरफ होता है तो उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए सतह पर परावर्तक तल तथा दबे हुए तल पर कलई होती है उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक अवतल दर्पण लिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाहरी सतह पर कलई है और अंदर की तरफ क्या है, परावर्तन तल है। तो इसके मध्य बिंदु के, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मध्य बिंदु को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे दिया, आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, तो परावर्तन तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है यहाँ से, बस ऐसे ज्यादा नहीं। अब होता है वक्रता केंद्र। दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये पूरा ऐसे होगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ऐसे होगा। तो इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे इसके मध्य बिंदु को। आपको समझ आई, तो वक्रता केंद्र कहाँ किससे कहेंगे, जो पूरे खोखला गोला होता है, जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं ना, किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। उसका मध्य बिंदु कहां होगा, लगभग यहां पर। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जहां पर एक खोखले गोले का जो केंद्र होगा उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम अलग कर देते हैं, रेड वाले को, इसे हम C से प्रदर्शित करें। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आपने त्रिज्या पढ़ी होगी, कोई एक वृत्त होता है, कोई एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आपने मैथ पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। दर्पण कोई एक, ये गोला है ना, सर्कल, वृत्त, कोई एक वृत्त है, तो वृत्त में क्या, वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र कहां होगा, बीचों बीच। वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या हम कहते हैं। इसी प्रकार इस फिजिक्स में, विज्ञान में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। जो इस खोखले गोले का केंद्र था, केंद्र कहां था, C, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, कैपिटल C। और यहां से और यहाँ मुख्य अक्ष का नाम, दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जिसे आप सब लिख लेंगे हेडिंग में, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र कहां, ये, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र लिख देते हैं, वक्रता केंद्र। चलो हम लिख ही देते हैं सही से, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, मुख्य दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या हम कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ये एक सीधी सरल रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है,
दर्पण के ध्रुव व केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव P वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आई होप इसे आप एक बार वीडियो रोक करके आप इसे नोट कर लेंगे, है ना, आपको समझ आया होगा। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? वे गोली दर्पण जो परावर्तन तल के मध्य बिंदु को, परावर्तन तल है इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होती है? खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप इसे अपनी भी भाषा में लिख सकते, जरूरी नहीं है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे ही आप लिखें, है ना। अगली हेडिंग लगाएंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक दर्पण लिया है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है? ये एक कोई मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या? दर्पण का ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है। इसमें क्या लिखा है? मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वह मुख्य दर्पण का वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, मान लीजिए ये। ठीक है, ये प्रकाश की किरण इधर गई। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात यहां से ये गुजर गई। ठीक है, इस तरफ से भी मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? दर्पण का मुख्य फोकस F हुआ। ठीक है, क्या? किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष। ये रेखा कौन सी है? इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। लिख देते हैं, इस रेखा का क्या नाम है? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या आपतित किरणें, कैसी किरणें? जो आने वाली किरणें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जहां जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं वह फोकस कहलाता है। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से हम प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम देख लेते हैं ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी देखते हैं। ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया मुख्य अक्ष। ये रेखा कौन सी हो गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये हो गया फोकस F। तो इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी आपतित किरण है। कोई मान लीजिए किरण ये आई और एक किरण ये आई और ये परावर्तन के पश्चात का है वापस लौट जाए, क्योंकि ये परावर्तक तल उभरे हुए सतह पर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वापस ऐसे लौट जाए प्रकाश की किरण ऐसे बनाए और ये फोकस F से होकर गुजरत वही समझ में, ये फोकस F है। और ये भी ऐसी वापस लौट जाए और यहां पर भी बना देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जा रही प्रकाश किरण।
और ये यहाँ पे आती हुई प्रतीत हुई और ये इधर से लौट जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, जो किरणें आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपतित किरणें। इन किरणों को हम क्या कह सकते हैं, आपतित किरणें, आपतित किरणें, आने वाली आपतित किरणें। ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये आने वाली किरणें थी, ये इधर से गई और ये देखो यहाँ परावर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, अगली हेडिंग लगाएंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होते हैं, फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। फोकस दूरी आपसे पूछ दिया जाए फोकस दूरी क्या है, तो आप बता देंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, मान लीजिए फोकस दूरी कौन है, ये फोकस दूरी। फोकस दूरी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। अभी पढ़ा है वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, r/2। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी ये बहुविकल्पी में ऐसी आंसर आते हैं, एक दो गलत होंगे, मतलब कहीं एफ इधर होगा, कहीं आर इधर होगी। फोकस दूरी तो आपको यही लगाना है, एफ बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। मैंने आपको अभी समझाया, क्या समझाया, कि ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण है, अवतल दर्पण है, परावर्तक तल अंदर की, परावर्तक तल अंदर की तरफ है। ये देखिए, दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस F से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस, और ये देखो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक मिनट इसे सही से समझा ही देते हैं। ये हम लेते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण। अभी हम आपको ये सिद्ध भी करा देंगे अगले वाले वीडियो में, F बराबर r/2 कैसे आता है। ठीक है, ये हम सिद्ध भी करा देंगे, ये पूछ सकता है परीक्षा में। ये आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये कलई की है, कलई किया तल, कलई किया तल। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, ये होगी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C, दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। क्या कहते हैं, R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव P,
दर्पण का ध्रुव, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक है, समांतर है, कहीं एक दूसरे को मिले नहीं, परावर्तन के पश्चात जहां से होकर गुजर जाए वहां दर्पण का क्या होगा, फोकस F होगा। क्या होगा, फोकस F होगा। देखिए आधी त्रिज्या ये है, आधी त्रिज्या ये है, 1/2 यहाँ रह गई और 1/2 यहाँ रह गई। देखो त्रिज्या को कितने भागों में फोकस ने बांटा, 2 भागों में बांटा। ठीक है, तो यहां से त्रिज्या फोकस कितने भागों में बांटा, त्रिज्या को 2 भागों में बांटा, तो फोकस F बराबर क्या होगा, R/2। फोकस इतना है, फोकस क्या है, ये है फोकस। यहां से यहां तक की दूरी को ये यहां से ये डॉट 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 कर लेते, ठीक है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, मतलब फोकस दूरी इसकी आधी होती है, देखो जस्ट आधी है ना, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो R/R/2। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और इसको मैं अगले वाले वीडियो में सिद्ध भी करा दूंगा। ठीक है, अगली हेडिंग लगाएंगे हेलो, गोली दर्पण। अब अगली आधा घंटा रुक जाओ, हम बताए रहे। अगली हेडिंग लगाएंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब कहते हैं परछाई लगभग। ठीक है, तो उसके बनने के 3 नियम होते हैं मुख्यतः। कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। तो हम पहला नियम आपको लिखवा रहे हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजरती हैं। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, क्या नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस F से होकर गुजरती हैं। तो फोकस अगर F से होकर गुजरती है तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यह निकलती हुई जहां पर प्रतीत होती हैं, जहां पर प्रतीत हो, निकलती, वास्तव में नहीं निकलती लेकिन निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पे कौन सा दर्पण होगा, वहां उत्तल दर्पण होगा। तो आप देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है, इस किरण का नाम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है, कलई किया, पॉलिश किया तल, पॉलिश किया तल, पॉलिश किया तल। ठीक है, तो पॉलिश किया तल, ये अंदर की तरफ कौन सा तल है, ये परावर्तक तल है। कौन सा तल है, परावर्तक तल। इस वाले तल को क्या कहेंगे, परावर्तक तल। कहाँ लिख देते हैं, यहां लिख दें, परावर्तन तल। ये कौन सा तल है, ये परावर्तन तल है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं जो समझ में आया आप लोगों को, है ना। कौन सा तल है, परावर्तन तल, ये परावर्तन तल है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष रेखा है, इसके समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तित होकर, कैसी परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस F से होकर गुजर जाएगी। ये देखिए, ये कौन सी किरण हो गई, ये किरण, ये होगी परावर्तित किरण। इस किरण का क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। पहला नियम क्या है, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन होकर कहां से होकर गुजरेगी, फोकस F से होकर जरूर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ये लिखा है उत्तल दर्पण। इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये रेखा कौन सी है, मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र C ये है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी रेखा जाएगी,
ठीक है। मान लीजिए एक ये रेखा गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। और ये परावर्तक तल कौन है, ये अंदर की तरफ कौन सा, ये कलई किया तल है। ये क्या है, कलई किया तल या पॉलिश किया तल, लिख देते, पॉलिश लिख लो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिश किया तल, पॉलिश किया तल, ठीक है। ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा गई, बिल्कुल सीधी जाएगी, ये देखिए, और ये परावर्तन होकर, ठीक है, ये पॉलिश इस तरफ जाएगी नहीं, केवल ये जाती हुई प्रतीत होगी। ये क्या, फोकस एफ है। फोकस एफ, और ये किरण यहां से वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये क्या है, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, इसीलिए मैंने डॉट डॉट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन। इसमें दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये दर्पण है। मान लीजिए आप इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है, ऐसा कर दो, ऐसा, ठीक है। ये मान लीजिए आपने दर्पण कर दिया। जब कोई प्रकाश किरण इस तरह का क्या, पॉलिश किया तल है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ये मैंने ऐसे घुमा के रख दिया, ये प्रकाश किरण यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, ये निकल गई है ना, तो ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, ठीक है। ऐसे मैट लेते हैं, ऐसे ही है। जैसे ये देखिए प्रकाश की किरण यहां से गई, ये गई और ये इधर देखो वापस लौट आई। परावर्तन के पश्चात जो किरण जहां से होकर गुजरेगी वो क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, वह फोकस होकर गुजरेगी। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस एफ से होकर गुजरेंगी, है ना। आप इसे याद रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, कौन सी किरणें, या बोल सकते हैं आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर निकलती हुई प्रतीत होती, कैसी, निकलती हुई प्रतीत होती है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। इन दो ही नियम है इसमें प्रतिबिंब बनने के, दोनों दर्पणों में मैं बता रहा हूं एक नियम जी। ये नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर गुजरेगी तो उत्तल दर्पण, और निकलती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, दोनों का चित्र बना लेंगे। पहले ये हेडिंग लगाएंगे 1 नंबर और ये लिखेंगे डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन नहीं कहेंगे, ये नियम है, ठीक है, नियम 1, और इसके बाद दोनों चित्र बना लेंगे ऐसे ही, है ना, अच्छे से बनाएंगे जो रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है। इसे हम समझेंगे कि ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र सी, ये फोकस एफ है, ठीक है। वक्रता केंद्र सी से होकर आने वाली प्रकाश किरण वो जैसी आएगी और वो अपने मार्ग से परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी, है ना। कैसे आएगी देखिए, मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आती है, इस मार्ग से ये कोई प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, और ये देखो दर्पण के इससे टकराई, ठीक है, ये यहाँ आई और वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, ठीक है। अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वापस वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये देखिए इधर आई और इधर ये वापस लौट गई, ये इसका दूसरा नियम है। ऐसे इसका होगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष, ये फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण यहां से होकर आती है, ये तो ये क्या होगी, ये ऐसी आएगी और ऐसी अपने मार्ग से वापस हो जाएगी, यहां पर से वापस होती हुई प्रतीत दिखेगी, ये वक्रता केंद्र से। ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी और वो वहीं से वापस परावर्तित होकर वक्रता केंद्र सी से वापस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम, ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, एक बार इसे समझ लेते हैं एक बार और। ठीक है, वक्रता केंद्र सी से होकर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण में बताया है, ये उत्तल दर्पण में बताया है। इसमें क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है, कहां से, वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से ही वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। अब देखते हैं तीसरा नियम। ठीक है, सबसे पहले हम ये पॉइंट 2 लिखेंगे, इसके बाद में हम दोनों ये चित्र बना लेंगे, इमेज बना लेंगे। ठीक है, जिससे याद रहेगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जो भी किरण, ये वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस एफ है। ठीक है, जो भी प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर गुजरेगी, फोकस एफ से होकर गुजरेगी, ये प्रकाश किरण आपतित किरण, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये रेखा कौन सी है, मुख्य अक्ष। ऐसे इसमें होगा। ठीक है, फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र सी है, फोकस एफ है, फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा यहां पर डॉट डॉट करके प्रदर्शित करना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, आपको ये तीनों नियम याद रखने हैं। पहला नियम क्या था, पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा वो वापस वक्रता केंद्र सी से, कोई भी रेखा वक्रता केंद्र सी से आएगी और वापस उसी मार्ग से लौट जाती है, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, कोई भी प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी, है ना। ये 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपको याद रखने हैं। ये नियम अगर आपने याद रख लिए तो आप प्रतिबिंब को बनाना और समझना अच्छे से जान जाएंगे, और बहुत अच्छा नोट्स बनाना ऐसे देख करके। ठीक है, तो एक बार और समझा देते हैं, इसे मैट देते हैं, एक बार अपने तरफ से लिखते हैं। ठीक है, इसे पूरा मैट देते हैं। तीनों नियम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, और ये नियम बहुत जरूरी है, पूछे तो नहीं आते लेकिन आगे की चीजें समझने के लिए नियम आना चाहिए, है ना। जैसे सवाल लगाने के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए सूत्र होना चाहिए, वैसे ये है कि प्रथम नियम क्या था, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से जाएगी, कोई भी प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ये कौन सा नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, अगर सी से होकर आएगी तो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर आती है, कहां से होकर आती है, फोकस एफ से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 3 ही नियम है, और तीनों नियम आपको यहाँ आने चाहिए, याद रखने चाहिए। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस एफ से होकर गुजरती है। दूसरा नियम क्या था, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता सी से होकर गुजरती है तो वह वक्रता केंद्र सी से ही वापस लौट जाएगी। तीसरा नियम क्या था,
कोई प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर गुजरती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा दिल भेज देना अगर क्लास अच्छी लगी हो, और अपने दोस्त यारों तक क्लास को शेयर कर देना ताकि उन तक भी क्लास पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।